हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं वीटा ट्रेनर्स और मैं हूं राकेश तिवारी। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए जाएंगे, तो बनाए जा रहे हैं। किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किस पैटर्न पे पढ़ना है। खासतौर पर उन छात्रों को हमारी वीडियो से बहुत हेल्प होगी जो एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट या एसएससी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज बढ़ते हैं। हम सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे। तो सिटीजनशिप का जो वर्णन है वो पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, आर्टिकल 5 टू 11। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 जो है वो इस बात की बात करता है कि हम भारत के अंदर राजा प्रजा, अमीर गरीब, ठीक है, स्त्री पुरुष, इस तरीके का स्टेटस नहीं देंगे। हम भारत के अंदर इक्वल स्टेटस देंगे, दैट इज नोन एज सिटीजन ऑफ इंडिया। हम सभी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, इलिटरेट लिटरेट, इन तमाम तरीके की आइडेंटिटीज या बंधनों से मुक्त होकर हमने भारत के नागरिकों को या भारत के अंदर रहने वाले भारतीय के निवासियों को केवल एक ही आइडेंटिटी दी है, दैट इज इंडिया। और वो आइडेंटिटी कैसे मिली है? द सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस हैं जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 5 से 11 में वर्णित है, वहां से हमको क्या मिलता है? सिटीजनशिप मिलती है और एक आइडेंटिटी मिलती है, द सिटीजन ऑफ इंडिया की आइडेंटिटी। बात करते हैं कि आर्टिकल 5 के अंदर किस चीज का मेंशन किया गया है। तो देखिए गाइस, जब हम आजाद होते हैं तो हम लोग ब्रिटिश इंडिया के अंदर के पार्ट हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक बार सुना होगा, या एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है कि दादा भाई नेहरू जी जो हैं वह भारत के ही नहीं एशिया के पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एज ए पार्लियामेंटेरियन गए थे। तो एज ए पार्लियामेंटेरियन क्यों जा पाए? भाई पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन होती है कि आपको जिस भी देश के आप पार्लियामेंटेरियन बन रहे हैं वहां का नागरिक होना चाहिए। अब दादा भाई नेहरू जी तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पूर्वजों में से एक रहे हुए हैं, गांधी से भी बहुत पहले रहे हुए हैं। वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के मेंबर कैसे बन गए? असल में जो ब्रिटेन, जब हिंदुस्तान ब्रिटेन की कॉलोनी है तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको ब्रिटिश नागरिक के तौर पर माना गया है, ठीक है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम आजाद हो जाते हैं तो हम हिंदुस्तान के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप क्या करते हैं? बेस्टो करते हैं, गिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इस बात का वर्णन यहाँ पर को आर्टिकल 5 में मिलता है कि आजाद जब हम हुए उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम जो था वो आजादी से थोड़े से पहले शुरू किया गया था। फाइनली 26 नवंबर 1949 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको लागू किया गया गाइस 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे भी एक बहुत जबरदस्त कहानी है कि 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया और 26 जनवरी को हमने लागू किया, ठीक है। इसके लिए हमको कांग्रेस का एक सेशन देखना पड़ता है, दैट इज लाहौर सेशन, ठीक है। तो इस लाहौर सेशन की बात मैं आगे कभी एग्जाम, मतलब जब हम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे होंगे, इंडियन आईएनसी के बारे में बात करेंगे, तो वहां हम इस लाहौर सेशन के बारे में थोड़ा सा अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो बहरहाल भारत का जो संविधान है वो लागू होता है 26 जनवरी 1950 से, और उस दिन से भारत एक गणतंत्र के रूप में, एक रिपब्लिक के रूप में जाने लगता है, ठीक है। तो नाउ इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जैसे कभी आप क्या करते हैं, पासपोर्ट देखिएगा, तो पासपोर्ट में जो पहला जो पेज है उसमें छपा रहता है द पासपोर्ट इशूड बाय रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य द्वारा जारी पासपोर्ट, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से हम जाने लगे। कब? किसके बाद से? 26 जनवरी 1950 के बाद से, ठीक है। ये मैं डेट इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस डेट से संबंधित एक डेट है जिसका वर्णन आर्टिकल 5 के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 में सामान्यतः 3 कंडीशन दी गई हैं कि किस तरीके से जब भारत का संविधान लागू हुआ, कौन कौन से वो 3 तरीके हैं, विच आर द 3 ways through which a person who are living in India on the date of 26 January 1950 considered as Indian citizen। वो कौन से तरीके हैं कि जब 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में रहने वाले निवासियों को भारत का नागरिक मान लिया गया। तो वो 3 तरीके आर्टिकल 5 के अंदर मेंशन है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 5 में कितने मैनर्स या कितने तरीके से भारत के अंदर रहने वाले लोगों को जो कि 26 जनवरी 1950 के अंदर भारत में थे उन्हें भारतीय नागरिकता दी गई, ठीक है। तो 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है द पीपल हु बॉर्न एंड हैड अ डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। वो सभी लोग जिनका जन्म और जिनके पास निवासित या स्थायी निवास का जो प्रमाण पत्र है या स्थायी निवास का एक प्रूफ है कि वह भारत क्षेत्र के अंदर जन्म लिए हैं, तो वो सभी क्या माने गए? द सिटीजन ऑफ इंडिया माने गए, ठीक है। दूसरा,
whose either of the parents was born in Indian territory। अब ये जो इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस चीज को कैसे माना जाएगा, इस चीज के लिए मैंने यहाँ नोट लिखा है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया या इंडियन टेरिटरी जो आर्टिकल 5 के अंदर मेंशन करी गई है, ठीक है, वो है इंडियन टेरिटरी आफ्टर पार्टीशन। इस चीज को ध्यान रखना, पार्टीशन के बाद का हिंदुस्तान है जो यहाँ पर कोई इंडियन टेरिटरी लिखी गई है, ठीक है। तो पार्टीशन के बाद का जो हिंदुस्तान है उसके अंदर रहने वाले सभी लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है या जिनके पास भारत की स्थायी निवासिता है। दूसरा, वो सभी लोग जिनके माता पिता का जन्म उस क्षेत्र के अंदर हुआ है, तो वो सभी क्या माने जाएंगे, भारतीय नागरिक माने जाएंगे। तीसरा, वह सभी लोग जो सामान्य रूप से ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो सामान्य रूप से भारत के अंदर रह रहे हैं और कब से कम 5 साल हो चुके हैं उन्हें भारत में रहते हुए 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि हमारा जो संविधान लागू होता है ना, द 5 years इमीडिएट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, और उससे 5 साल पहले से जो भारत के अंदर सामान्यतः नागरिक रह रहे हैं, ठीक है, अर्थात 26 जनवरी 1945 के बाद जो भी लोग, ठीक है, 26 जनवरी 1945 से और 26 जनवरी 1945 के बाद जितने भी लोग भारत के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, बिफोर जो उससे पहले रहे थे, सिंस उतने तारीख से रह रहे हैं, ठीक है, तो वो सभी लोग क्या माने जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है, विद द सिटीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट। तो हमने हर किसी को, अब देखिए हमने विश्व को कितना अच्छा एक लेसन दिया कि हमने बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अपनी तरफ से हर किसी व्यक्ति को भारत के अंदर रहने का क्या दिया, एक ऑफर दिया। और हमने ऐसा क्यों दिया, देखिए गाइस, बार बार कभी कभी ऐसा होता है कि राजनीतिक तौर पे इन जो ये विषय हैं इनको बड़ा पॉलिटिसाइज किया जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो लोग भारत के अंदर रह रहे थे 26 जनवरी 1945 से पहले या उसके बाद, लेकिन कम से कम 5 साल तक भारत के अंदर रहने चाहिए, किस तारीख को, 26 जनवरी 1950 को, उन सभी लोगों को हमने भारत की नागरिकता ऑफर कर दी। क्यों किया ऐसा, क्योंकि गाइस हम एक बर्जनिंग देश थे, उसी समय हम नए नए बने थे, हमें स्किल्ड लोगों की जरूरत थी, जिसके अंदर वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जिससे कि हम अपने देश को क्या कर पाए, ट्रेन कर पाए, देश के अंदर एक अच्छे इंटेलेक्चुअल माहौल को क्या कर पाए, डिजाइन कर पाए, ठीक। और ये अलग बात है कि जिन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं चाहिए हो रही होगी तो उन्होंने क्विट कर दी होगी, लेकिन हमने अपनी तरफ से किसी का भी अपमान नहीं किया कि भाई आप भारत के नागरिक नहीं है तो चले जाइए, क्योंकि हमारी भी नीड थी और हम विश्व को एक मैसेज देना चाहते थे कि भारत कितना सम्मान करना जानता है, जबकि एक लंबे समय से भारत को एक्सप्लॉइट किया गया था, खासतौर पर ब्रिटेन के द्वारा। तो बहुत सारे यूरोपियन हिंदुस्तान के अंदर थे, बावजूद उसके हमने एक सम्मानपूर्ण रूप से उनको क्या ऑफर करी थी, इंडियन सिटीजनशिप ऑफर की थी, ठीक है। नाउ तो अब आर्टिकल 5 से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, आर्टिकल 5 से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, दोनों की बातें कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 5 में कितने तरीके से भारतीय नागरिकता को प्रदान किए जाने की संभावना है, इन हाउ मेनी वेज द आर्टिकल 5 प्रोवाइड्स हाउ मेनी वेज सो दैट अ पर्सन कैन गेट द इंडियन सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के लागू होने के पश्चात वह कौन कौन से तरीके हैं जो आर्टिकल 5 में वर्णित हैं, जिनके माध्यम से एक व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। तो कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है द वर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया विच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 5 इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 5 में लिखा गया है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका संबंध क्या है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया गाइस जो आर्टिकल 5 में मेंशन्ड है वो स्पेसिफाइड मेंशन्ड है इंडियन टेरिटरी आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत के आजाद होने की बाद की जो टेरिटरी है दैट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 5। प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सी डेट है जो आर्टिकल 5 के अंदर मेंशन होती है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 के अंदर 26 जनवरी 1945 की डेट मेंशन होती है, क्योंकि यहां इस बात का वर्णन किया गया है कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मींस 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस तारीख से 5 साल पहले से जो लोग भी भारत में रह रहे हैं, अर्थात 26 जनवरी 1945 से या इससे पहले से जो भी लोग भारत में रह रहे हैं वो सभी भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के नागरिक निम्नलिखित में से कब से जो भारत में रह रहे होंगे वो भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि 26 जनवरी 1945 से के दिन से या उससे पहले से जो भी तारीख वहां मेंशन है, वो लोग जो भारत के अंदर रह रहे होंगे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो सभी भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। गाइस इस फैक्ट को अच्छे से समझना, क्योंकि एग्जाम में जब भी ये आता है तो बच्चे बार बार कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी वो 15 अगस्त लिख देते हैं, कभी वो 26 जनवरी 1950 लिख देते हैं। इसकी डेट में जो इसका ईयर है इसको भी क्या कर रखना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं गाइस, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स की। तो गाइस मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं
कि मैं वीडियोस आप लोगों के लिए वो बना रहा हूं कि जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो यहां आप देख रहे होंगे कि आर्टिकल 5 के बाद मैंने सीधे आर्टिकल किसका वर्णन कर दिया, आर्टिकल 9 का। तो मोटे मोटे तौर पे हम आर्टिकल 6, 7 एंड 8 को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 6 में जो वर्णन है गाइस, आर्टिकल 6 में वर्णन है कि जो लोग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जब भारत आजाद होता है, दैट मींस 15 अगस्त 1947 को, तो उस दिन एक घटना और होती है, डिवीजन ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान का डिवीजन भी होता है, तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाते हैं और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं, ठीक है। अब हमको उनके लिए भी व्यवस्था करनी थी कि क्योंकि हमने आर्टिकल 5 में इस बात का वर्णन किया था कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया वो टेरिटरी इंक्लूड करेंगी जो आफ्टर इंडिपेंडेंस है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस लाहौर जो है वो हिंदुस्तान का भाग है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस तो लाहौर पाकिस्तान का भाग हो गया। अब लाहौर से जो लोग हिंदुस्तान के अंदर आए, ठीक है, एक बड़े महान व्यक्ति हैं आई के गुजराल, जो जिनकी फैमिली लाहौर में सेटल थी, वो हिंदुस्तान आते हैं और बाद में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। मनमोहन सिंह साहब, वो भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं, बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और ऐसे बहुत सारी महान विभूतियां हैं जो, जैसे देवानंद है बॉलीवुड के अंदर, दिलीप कुमार साहब हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ी हस्ती के तौर पर हिंदुस्तान में रहते हैं। और इनका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की इकोनॉमी या हिंदुस्तान की जो सोसाइटी है उसमें एक बहुत बड़ा है, इंटेलेक्चुअल फील्ड में बहुत बड़ा इसका क्या है, रोल है, ठीक है। नाउ तो आर्टिकल 6 में हम इस बात का वर्णन करते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आएंगे, ठीक है, हम उन्हें किस तरीके से नागरिकता प्रदान करेंगे, ठीक है। ये जो तमाम जो प्रोसेस है ये किसके अंदर मेंशन दी गई है, आर्टिकल 6 के अंदर, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टिव है कि जो पाकिस्तान से भारत आएंगे लोग, उन्हें हम नागरिकता प्रदान करेंगे, तो ये डायरेक्टिव किसके अंदर मिलता है, आर्टिकल 6 के अंदर। आर्टिकल 7 के अंदर की बात करते हैं गाइस, तो आर्टिकल 7 के अंदर कैसी नागरिकता की बात करते हैं। आर्टिकल 7 के अंदर हम बात करते हैं गाइस नागरिकता की, कि देखिए जब डिवीजन हुआ तो कुछ लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान भी गए, लेकिन पाकिस्तान रहने के बाद वो लौट कर हिंदुस्तान आ गए, ठीक है। एक बड़ा महान नाम आता है अरुणा आसफ अली का, ठीक है। आसफ अली साहब पाकिस्तान गए, लेकिन अरुणा आसफ अली उनके साथ पाकिस्तान के बाद में लौट के बॉम्बे आ गई थी, वहीं उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो हिंदुस्तान से पहले कहाँ गए, पाकिस्तान, लेकिन फिर पाकिस्तान में उनको चीजें थोड़ी सी मुनासिब नहीं लगी, तो फिर वहां कहाँ गए, वापस लौट के हिंदुस्तान आ गए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो पहले पाकिस्तान गए और लौट कर हिंदुस्तान आ गए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान हमने किसके अंदर दे दिया, आर्टिकल 7 के अंदर दे दिया, ठीक है। ऐसे आर्टिकल 8 के अंदर हमने क्या प्रावधान दिया है, आर्टिकल 8 के हमने प्रावधान दिया है, आर्टिकल 6 एंड 7 तो किस चीज से वर्णित है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हुए लोग या हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए फिर वापस हिंदुस्तान आए लोग। और आर्टिकल 8 जो है वो बाकी पूरे विश्व के और देशों के लिए है, ठीक है। हमने पाकिस्तान के लिए स्पेसिफाइड ये प्रोविजन क्यों बनाया, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं गाइस। पाकिस्तान का फॉर्मेशन ही हिंदुस्तान से हुआ है, ठीक है। वो कुछ भी कहिए, वो हम हिंदुस्तान से ही निकला हुआ एक देश है, ठीक। इसलिए हमारे साथ उसके थोड़े से कल्चरल अटैचमेंट हैं, ठीक है। आज भी आप देखते होंगे मोहम्मद रफी को बहुत लोग सुनते हैं, गुलाम अली साहब को बहुत लोग सुनते हैं, और वर्तमान की बात करें तो राहत फतेह अली खान के जो संगीत है, ठीक है, गीत है, वो बहुत सुने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखते होंगे कि हमारे कहीं ना कहीं एक अपना मतलब एक सिंगल कल्चरल अटैचमेंट पाकिस्तान के लोगों के साथ है। बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो हिंदुस्तान के बॉलर्स को प्रभावित करते हैं, वो चाहते हैं कि उस तरीके की बॉलिंग डालें या उतने फास्ट बॉलर के तौर पे बने। ऐसे ही पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो हिंदुस्तान के सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इनसे क्या है प्रभावित है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रूट्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने आर्टिकल 6 और 7 को शायद उनके लिए स्पेसिफाइड बनाया। अब एक एग्जांपल दूंगा, जैसे लाला हरदयाल का एक एग्जांपल देता हूं, जिन्होंने गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया कनाडा में, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं भारत के जो भारतीय हैं वो बाहर भी सेटल हैं, विदेशों में सेटल थे, तो इंडिपेंडेंस के दौरान भी सेटल थे, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान भी सेटल थे। अब उनके जो परिजन हैं या वो खुद हैं, यदि भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं या हम उनको भारत की नागरिकता देना चाहते हैं, ठीक है, या हम उनको ऑफर कर रहे हैं भारत की नागरिकता, तो वो जो वर्णन है वो किसके अंदर किया गया है, शेड्यूल आर्टिकल 8 के अंदर, ठीक है। तो भारतीय मूल के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का जो पूरा प्रोसेस या पूरा डायरेक्टिव है वो किसके अंदर दिया गया है, आर्टिकल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो मोटी मोटी ये बात किसके बारे में थी, आर्टिकल 6, 7 और 8 के बारे में। कभी प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता के प्रोविजन किसमें करे गए हैं, तो आप आर्टिकल 8 का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब बात आती है आर्टिकल 9 की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइस, क्योंकि ये वो सभी जो पेचीदगियां कॉम्प्लेक्शंस जो हैं जो जहन में पैदा होते हैं आर्टिकल 6 से लेके आर्टिकल 8 को पढ़ने में, कि हमने ऐसे रैंडम ऑफर कैसे कर दी सभी लोगों को नागरिकता। ऐसे तो हमारी नागरिकता की ऑफरिंग का मिसयूज हो सकता है जो हम लोगों को दे रहे हैं, हो सकता है कि लोग दो नागरिकता ले लें, हो सकता है किसी और तरीके से हमारी नागरिकता का फायदा उठाएं। तो ये सभी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो आर्टिकल 9 को पढ़ने के बाद क्या हो जाएंगी, एकदम फाइनलाइज, एकदम फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। आर्टिकल 9 में है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया
यदि वॉलेंटरली अपनी इच्छा से एक्वायर करता है किसी और देश की सिटीजनशिप, तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इस समय आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कार्ड है, एनआरआई कार्ड है या कुछ और कार्ड्स हैं। ये एक तरीके के कार्ड हैं उन लोगों के लिए जो विदेशों के अंदर हैं, भारतीय मूल के हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमने एफसीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों को ओपन कर दिया है, तो वो भारत के अंदर आकर अपनी इकोनॉमिक, अपनी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको बहुत आसानी से कर पाए और भारत का भी डेवलपमेंट हो, उनके अपने देश का भी डेवलपमेंट हो। इस विचार को लेकर हमने कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं, लेकिन उनका बिल्कुल मतलब नहीं होता कि हम उनको डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। भारत की सिटीजनशिप आज भी कौन सी है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, चलिए उसके बारे में बात अगले नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल किसकी, 10 की। इट सेज दैट द पर्सन हु इज deemed to be the citizen of India under any of the above provision। above provision का मतलब है आर्टिकल 5 to 8। ठीक है, 5 से 8, क्योंकि उसी में हम भारत की नागरिकता को ऑफर करते हैं। ठीक है, विल कंटिन्यू द रिमेन एज अ इंडियन सिटीजन, वो भारतीय नागरिक बना रहेगा। ठीक है, कब तक बना रहेगा, जब तक कि पार्लियामेंट कोई स्पेसिफाइड लॉ नहीं बनाती है। ठीक है, द सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ राइट्स ऑफ द सिटीजन। ठीक है, मतलब आर्टिकल 5 से 8 में से आर्टिकल 5 में हमने देखा कि 5 साल रहना चाहिए, एज कितना हो गया 1945 से हिंदुस्तान के अंदर रहना चाहिए। हो सकता है कि पार्लियामेंट इस डेट को जो है वो कन्वर्ट कर दे, चेंज कर दे। ठीक है, तो चेंज कर देंगे तो फिर अलग डेट से क्या होने लग जाएंगे, नागरिकता का प्रोविजन शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक पार्लियामेंट ऐसा नहीं करती है तब तक जो ऊपर मेंशन जितने भी लॉ हैं जिससे हम नागरिकता दे रहे हैं, ठीक है, या जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए नागरिकता देने के, वो एज इट इज वैसे ही रहेंगे जैसे कि मतलब उसी जो प्रोविजन है उन्हीं प्रोविजन के आधार पर व्यक्ति के पास उसकी नागरिकता उसी फॉर्म पे रहेगी जिस फॉर्म में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको क्या दिया, नागरिकता दी है। अब आर्टिकल 10 जो है वो इस बात को बोल देता है कि जो अब मेंशन्ड आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनमें पार्लियामेंट क्या कर सकती है, चेंज लेकर आ सकती है गाइस। ठीक है, आर्टिकल 11 ये स्पेसिफाइड पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि ये क्रिएट कर सकती है और अमेंड कर सकती है एनी लॉ दैट डील्स विद द सिटीजनशिप राइट। क्लियर है, ठीक। तो वो ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल 11 में इस बात का मेंशन है कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो सिटीजनशिप से संबंधित नियमों में क्या कर सकती है, फेरबदल कर सकती है, कुछ नए नियम बना सकती है या पुराने नियमों को क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है। इसी पावर का इस्तेमाल करके सिटीजनशिप एक्ट 1955 एग्जिस्टेंस में आता है, जिसमें 1986, 1992, 2003, 2005 और 2019 में क्या किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, एक बहुत जबरदस्त एक आंदोलन भी चला था, एक प्रोटेस्ट चला था शाहीन बाग का, इसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 को लेकर चला था। ठीक है, नाउ तो आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है और पार्लियामेंट ने उस पावर का कई बार इस्तेमाल भी किया है। बार बार जब पार्लियामेंट अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करती है तो वेलफेयर के लिए ही कर रही होती है। ठीक है, और कहीं पर को कम्युनिकेशन का लैक हो सकता है या कहीं पर को पॉलिटिकल बेनिफिट भी देखा जा सकता है, तो मिसयूज भी हो सकता है इस चीज का। लेकिन डेमोक्रेसी की खासियत ये होती है कि डेमोक्रेसी में अगर हम फाइनली बोलें कि हु कंट्रोल्स द पावर, दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया, द डेमो ऑफ द सिस्टम। ठीक है, लोग ही फाइनली क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो अगर लोग नहीं चाह रहे हैं तो हम उसके अंदर चेंज लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर लोगों को जब समझ में आएगा कि जो पार्लियामेंट है उनके बेनिफिट के लिए काम कर रही है तो वो उस एक्ट को भी क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे गाइस। ठीक है, नाउ बहरहाल जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंदर डुअल सिटीजनशिप नहीं होने की बात को कौन प्रूफ करता है, आर्टिकल 9। ठीक है, व्हिच आर्टिकल मेंशंस दैट इंडिया will not continue the concept of dual citizenship। ठीक है, वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें इस बात का वर्णन है कि भारत के अंदर दोहरी नागरिकता नहीं होगी, तो आंसर किसके अंदर मिलेगा, आर्टिकल 9 के अंदर। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि पार्लियामेंट के पास, जो पार्लियामेंट को सिटीजनशिप से संबंधित नियमों में बदलाव करने की शक्ति किस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है, योर आंसर इज आर्टिकल 11। इवन मैंने ये क्वेश्चन भी देखा हुआ है कि सिटीजनशिप एक्ट में अभी तक कितने परिवर्तन या कितने बार संसद ने क्या किया, अमेंडमेंट किया है। ठीक है, तो अभी तक कितने बार अमेंडमेंट कर चुकी है संसद, 5 बार। गाइस ये हो सकता है कि स्पेसिफाइड डेट के रेस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट, योर आंसर इज 1986। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न बनने की हमेशा संभावना रहती है। तो आप इन प्रश्नों को आराम से देखें, समझें, पढ़ें। अगर कोई डाउट आपको होता है तो आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं गाइस। ठीक है, आप जो हमारी ऐप है या जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और जो आपके डाउट है वो क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।
रेडी टू एस योर एग्जाम गाइस, हमारी ऐप डाउनलोड करो। हमारी ऐप पे आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे, स्टोर में जाएंगे आप कोर्सेज देख पाएंगे, बैंकिंग, एनडीए, सीडीए। अगर आप हमारे को इंस्टा पे फॉलो करते हो तो हमें मैसेज करो फॉर गुड डिस्काउंट्स एज वेल। थैंक यू।